लेक्चर नंबर 19 के अंदर हम डिज़ाइन ऑफ बीम्स डिस्कस करेंगे। जिस तरह हम प्रीवियस लेक्चर में भी हमने एक एग्जांपल सॉल्व की थी, इसमें हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे बीम डिज़ाइन चार्ट्स को। जो बीम डिज़ाइन चार्ट्स हैं वो जो मैनुअल का पार्ट 3 है उसके अंदर गिवन है। उसके अंदर जो कर्व्स हैं वो मोमेंट स्ट्रेंथ वर्सेस अनब्रेस्ड लेंथ जो वो गिवन है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर अनब्रेस्ड लेंथ और वर्टिकल जो एक्सिस है उसके ऊपर जो मोमेंट है मोमेंट स्ट्रेंथ जो कि एएसटी के केस में अलाउेबल स्ट्रेंथ होगी एम बी एम पी एम एन ओवर 5 बी और एल आर एफ टी के केस में 5 बी एम एन की वैल्यूज जो हैं वो गिवन है। तो इन कर्व्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम ये फिगर जो है वो एक ग्राफ जो है वो हम अज्यूम करते हैं। ये बेसिकली ये ग्राफ हमने पहले भी स्टडी कर चुके हैं। इसमें वर्टिकल एक्सिस के ऊपर जो है वो मोमेंट कैपेसिटी है एम एन की वैल्यूज़ हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर एल बी की वैल्यूज़ हैं। तो एल बी की वैल्यूज़ को अगर आप प्लॉट करते हैं वर्सेस एम एन तो आपके पास इस तरह से जो है वो एक ग्राफ जो है वो आता है। इसमें यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है इस ग्राफ का ये नो लेटरल इंस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एल बी की वैल्यू अगर एल पी से कम है तो यहाँ पे जो कैपेसिटी है सेक्शन की वो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी की इक्वल है। और जब एल बी की वैल्यू एल पी से इंक्रीज होने लगती है जब एल बी की वैल्यू एल पी से इंक्रीज होने लगती है तो स्ट्रेंथ जो वो लीनियरली डिक्रीज होती है और यहाँ से जो है वो इन इलास्टिक लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग का जो पोर्शन है वो जो पोर्शन है वो स्टार्ट होता है। उसके बाद एल आर की वैल्यू आती है। जब एल बी की वैल्यू एल आर की वैल्यू से ज़्यादा होती है तो इलास्टिक लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग वाला पोर्शन जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये बेसिकली इस तरह के जो ग्राफ्स हैं वो डिफरेंट डब्ल्यू शेप्स या जो भी क्रॉस सेक्शंस मोस्टली यूज़ होते हैं बीम्स के उनके लिए ये ग्राफ्स अवेलेबल हैं। तो आप इन ग्राफ्स को यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन के लिए। उनको हम किस तरह से यूज़ करेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पे दो तरह के जो कर्व्स दो तरह की कर्व्स गिवन हैं। डब्ल्यू शेप्स विद एफ वाई इक्वल टू 50 के एस आई और सेकंड जो है वो सी या एम सी शेप्स विद एफ वाई इक्वल टू 36 के एस आई। इन दो केसेस के लिए जो इस तरह के ग्राफ्स हैं वो मैनुअल के अंदर गिवन हैं। इस तरह ग्राफ मैंने भी आपको एक असाइनमेंट भी दी थी प्रीवियस वीक के अंदर शायद। इसमें आपने एक डब्ल्यू शेप के लिए ये ग्राफ जो है वो ड्रा करना था। तो वो ग्राफ जो है वो अवेलेबल है आपके मैनुअल के अंदर बहुत सारी शेप्स के लिए जो कि मोस्टली यूज़ होती हैं बीम के तौर पर। इस ग्राफ की फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड रोड शेप हर जो कर्व है उस ग्राफ के अंदर वो किसी न एक स्टैंडर्ड हार्ड रोड शेप की स्ट्रेंथ जो है वो देती है हमें विद रिस्पेक्ट टू अनब्रेस्ड लेंथ। नॉमिनल स्ट्रेंथ की बजाय जिस तरह यहाँ पे हमने नॉमिनल स्ट्रेंथ को प्लॉट किया था तो उन ग्राफ्स के अंदर नॉमिनल स्ट्रेंथ की बजाय अलाउेबल स्ट्रेंथ एसडी की केस में या डिजाइन स्ट्रेंथ एलआरएफटी की केस में दोनों वैल्यूज वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट की गई हैं। तो आप जो भी मेथड यूज़ कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो है अगर आप पीएचडी मेथड यूज़ कर रहे हैं तो एम एन ओवर 5 बी की वैल्यू को रीड करेंगे और अगर एल आर एफ डी मेथड यूज़ कर रहे हैं तो 5 बी एम एन की वैल्यू को रीड करेंगे। तो दो डिफरेंट स्केल्स के ऊपर वर्टिकल एक्सिस पे दोनों जो वैल्यूज़ हैं एम एन ओवर ओमेगा बी या 5 बी एम एन दोनों वैल्यूज़ गिवन है। जो सारी कर्व्स हैं वो हम सी बी को की वैल्यू 1 अज्यूम करते हुए प्लॉट की गई हैं। अदर वैल्यूज़ के लिए आप जब वो सिंपली चार्ट से जो आपके मोमेंट की कैपेसिटी आएगी उस मोमेंट की कैपेसिटी को आप सी बी से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल मोमेंट कैपेसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। जो लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो स्ट्रेंथ है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ज़्यादा नहीं हो सकती। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेंथ हो की वैल्यू होगी उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल आप किसी एक वैल्यू यहाँ से पिक करते हैं उसको सी बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू इस हॉरिजॉन्टल वैल्यू से ज़्यादा आ जाती है। हम जो है वो हॉरिजॉन्टल वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब एक्चुअल जो स्ट्रेंथ है वो इस वैल्यू से जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग जो मोमेंट की वैल्यू है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। कम्पैक्ट शेप के जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करती है और नॉन कम्पैक्ट शेप्स के लिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो फ्लैंज लोकल बकलिंग की बेसिस पे जो स्ट्रेंथ है जो मोमेंट कैपेसिटी है उसको रिप्रेजेंट करती है।
तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर जो एल पी की वैल्यूज़ हैं वो कम्पैक्ट शेप के लिए जो डेफिनेशन है, और जो नॉन कम्पैक्ट शेप के लिए डेफिनेशन है, इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो शेप्स के अंदर जो है वो आपको जब आप बीम डिज़ाइन चार्ट्स यूज़ कर रहे होंगे तो आपको ये डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं होगी कि कम्पैक्ट शेप है या नॉन कम्पैक्ट है। वो ऑटोमेटिकली जो भी शेप होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो उसकी वैल्यू गिवन होगी। तो चार्ट्स को यूज़ करते हुए हमें ये डिफ्रेंशिएट नहीं करना पड़ेगा कि ये बीम कम्पैक्ट शेप जो है वो कम्पैक्ट है या नॉन कम्पैक्ट है। चार्ट्स को यूज़ किस तरह से करना है? आपके पास आप जब अनब्रेस्ड लेंथ की वैल्यू जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रीड करेंगे, और जो रिक्वायर्ड एम यू की वैल्यू है वो वर्टिकल एक्सिस पे रीड करेंगे, और वहाँ से आप जो है वो एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रा करेंगे, जिस पॉइंट के ऊपर ये आप दोनों लाइन जो है वो क्रॉस होंगी, वो पॉइंट जो है उस पॉइंट से वो बेसिकली आपकी रिक्वायर्ड मोमेंट कैपेसिटी है। उससे अबव या राइट साइड पे जो कर्व्स होंगी वो सारी सेक्शन जो है वो अवेलेबल होंगे, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। Any point on this graph, such as the intersection of two shaded lines, represents an available moment strength and an unbraced length. Unbraced length जो कि given होगी आपको क्वेश्चन के अंदर, और जो required strength mu की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, उन दोनों वैल्यूज की बेसिस पे आप ये प्लॉट करेंगे, पॉइंट प्लॉट करेंगे। डिजाइन प्रॉब्लम के अंदर हमने चार्ट्स को जो एंटर करना है अनब्रेस्ड लेंथ की वैल्यू और रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ जो एम यू की वैल्यू के साथ, एल बी की वैल्यू लेंगे हम और एम यू की वैल्यू लेंगे। एल बी की वैल्यू हम रीड करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, और एम यू की वैल्यू रीड करेंगे वर्टिकल एक्सिस के ऊपर, और दो लाइंस ड्रा करेंगे, और इससे हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। और इस पॉइंट के अबव ऊपर जाएं या राइट साइड पे जाएं तो जो सबसे पहली कर्व आपको मिलेगी वो सेक्शन जो है वो आपका मोस्ट सूटेबल सेक्शन होगा उस केस के लिए। जो इस कर्व के ऊपर जो पॉइंट्स हैं, एल पी के कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वो बोर्ड ये आपके पास डॉट से जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है, और जो एल आर के कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है इस कर्व के ऊपर वो हॉलो सर्कल से जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। जो नॉन कॉम्पैक्ट शीट्स की जो स्ट्रेंथ है वो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है वो उसमें फिगर में जो वो शो की गई है। जो कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट शेप्स हैं की जो चार्ट्स हैं वो शेप में सिमिलर हैं, देखने में वो एक तरह के ही नज़र आते हैं। डिफरेंस क्या है कि जो कॉम्पैक्ट शेप्स हैं उनके लिए एम पी और एल पी की वैल्यूज प्लॉट की गई हैं, जो कि एम पी जो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी के इक्वल है, और एल पी वो अनबेस्ड लेंथ है जहाँ तक जो कैपेसिटी है वो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी के इक्वल होती है। और नॉन कॉम्पैक्ट शेप्स के लिए ये वैल्यूज एम पी प्राइम और एल पी प्राइम के साथ जो प्लॉट की गई हैं। एम पी प्राइम वो मोमेंट है सेक्शन की जो कि फ्लैंज लोकल बकलिंग की बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। अगर लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग जो वो गवर नहीं कर रहा क्राइटेरिया, बल्कि फ्लैंज लोकल बकलिंग की बेसिस पे जो कैपेसिटी आप कैलकुलेट करेंगे नॉन कम्पैक्ट शेप की, वो एम पी प्राइम है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो अनबेस्ड लेंथ की वैल्यू होगी वो एल एल प्राइम पी होगी। तो ये दोनों जो वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस है, लेकिन जो चार्ट्स हैं उनके अंदर इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, और ना ही हमें इनको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो आपके पास नॉन कम्पैक्ट शेप्स हैं उनके लिए जो चार्ट है वो सिमिलर ही है, लेकिन वहाँ पे जो पॉइंट है एल पी, एक थर्ड पॉइंट एल पी प्राइम आता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कैपेसिटी होगी वो एम पी प्राइम होगी, और जो वो मोमेंट कैपेसिटी है जो कि फ्लैंज लोकल बकलिंग की बेसिस पे आप कैलकुलेट करेंगे। तो नॉन कम्पैक्ट शेप के लिए जो चार्ट जो है वो यहीं से इस पॉइंट से जो है वो एल पी प्राइम वाले पॉइंट से स्ट्रेट हो जाता है। ये ऊपर वाला पोर्शन जो है वो नॉन कम्पैक्ट शेप के लिए नहीं होगा, बल्कि ये कम्पैक्ट शेप के लिए होगा। तो देखने में सारे चार्ट जो वो एक ही तरह के आपको नज़र आएंगे। पहले एक पॉइंट तक जो है वो हॉरिजॉन्टल होंगे, उसके बाद ये इंक्लाइंड हो जाएंगे, लीनियरली डिक्रीज हो रहे होंगे, और फिर ये ग्रेजुअली जो है वो उसके बाद जो पैराबोलिकली जो है वो डिक्रीज होंगी, पैराबोलिक कर्व आपके पास आ जाएगी। तो कम्पैक्ट शेप और नॉन कम्पैक्ट शेप के चार्ट्स हैं वो देखने में एक जैसे होंगे, और जब हम डिज़ाइन कर रहे होंगे इन चार्ट्स को यूज़ कर रहे होंगे तो हमें कम्पैक्ट और नॉन कम्पैक्ट शेप के दरमियान डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ओके, हम इन चार्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल जो सॉल्व करते हैं। बीम शोन इन फिगर मस्ट सपोर्ट टू कंसंट्रेटेड लाइव लोड्स of 20 kips each at the quarter points. The maximum live load deflection must not exceed L by 240. Lateral support is provided at the ends of the beam. Use A992 steel and select a W shape. तो जो बीम गिवन है सिंपली सपोर्टेड बीम है, जिसके 1/4 पॉइंट्स के ऊपर, क्वार्टर पॉइंट्स के ऊपर जो है वो 20 किप्स के पॉइंट लोड अप्लाई हो रहे हैं। इसके लिए हमने जो डब्ल्यू शेप जो है वो सिलेक्ट करनी है। जो लेटरल सपोर्ट है वो एंड्स के ऊपर वो प्रोवाइड की गई हैं। सिर्फ एंड्स के, जहाँ पे आपको जो क्रॉस नज़र आ रहे हैं, ये क्रॉस जो बेसिकली लेटरल सपोर्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। A992 स्टील यूज़ करना है और डब्ल्यू शेप सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले तो आप अल्टीमेट लोड्स कैलकुलेट करेंगे, डब्ल्यू यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर हम बीम वेट को निगलेक्ट कर देते हैं, बीम वेट का जो बीम का सेल्फ वेट है उसको निगलेक्ट कर देते हैं, तो जो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगी वो सिर्फ इन पॉइंट लोड्स की वजह से बनेगी। जो सेल्फ वेट होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, तो उसकी जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो बिल्कुल वैसे ही बनेगी जिस तरह से प्रीवियस एग्जाम, पिछले लेक्चर में जो एग्जाम्पल सॉल्व किया उसके अंदर बनी थी। तो अभी हम स्टार्ट में जो है वो जो सेल्फ वेट है उसको इग्नोर कर देंगे। तो सी बी के लिए जो हमने मोमेंट्स कैलकुलेट करनी है वो एम ए, एम बी, एम सी और एम मैक्स, चार वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करनी होती हैं। उसमें जो एम बी होती है, सॉरी एम ए है और एम सी है, वो क्वार्टर पॉइंट्स के ऊपर पॉइंट्स की जो मोमेंट की वैल्यूज़ हैं वो होती हैं। अब अनब्रेस्ड लेंथ जो वो यहाँ से इस पोर्ट से इस पोर्ट के दरमियान है, तो यहाँ से 1/4 डिस्टेंस के ऊपर ए पॉइंट है और 3/4 डिस्टेंस के ऊपर सी पॉइंट है और 1/2 डिस्टेंस के ऊपर जो वो बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट के ऊपर जो मोमेंट है वो एम ए है, बी पॉइंट पे जो मोमेंट है वो एम बी है और सी पॉइंट पे जो मोमेंट है वो एम सी है। और इन पूरी बीम के अंदर, पूरी अनब्रेस लेंथ के अंदर जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो एम मैक्स है। तो अगर हम इसको देखें इस बीम में, तो यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी वो दो कंसंट्रेटेड लोड्स के दरमियान जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी और वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसको हम जो है वो मैनुअल के अंदर जो है वो इस केस के लिए जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स हैं वो गिवन हैं। आप इसको ड्रा भी कर सकते हैं, जो हमने एलिमेंटिस्टिक्स एनालिसिस में जो मेथड्स पढ़े हैं, मेथड ऑफ सेक्शन या इक्वेशन हम बनाते हैं, उससे हम ड्रा भी कर सकते हैं, या मैनुअल से जो वो डायरेक्टली कुछ केसेस के लिए गिवन है वहाँ से आप जो वो ले सकते हैं। शेयर मोमेंट्स एंड डिफ्लेक्शन के टाइटल से जो टेबल गिवन है, टेबल 2.3.23, ये मैनुअल आपको नज़र आ रहा है? कोई स्टूडेंट कंफर्म कर दे कि ये मैनुअल शेयर हो रहा यस सर। है? इसके अंदर डिफरेंट जो मोस्ट केसेस जो यूज़ होते हैं उनके लिए जो है वो शेयर मोमेंट्स और डिफ्लेक्शन की वैल्यूज़ और डायग्राम्स गिवन हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केसेस हैं, हम जो पॉइंट लोड वाले केसेस पे जाते हैं, ये पॉइंट लोड के केसेस हैं। इसमें ये सिंगल पॉइंट लोड है, उसके बाद सिंगल पॉइंट लोड जो है वो ये भी सिंपल पॉइंट लोड है, और ये आपके पास सिंपल बीम है और टू इक्वल कंसंट्रेटेड सिमेट्रिकली प्लेस्ड लोड्स हैं। तो ये हमारे पास जो वो हमारा, अभी हम जिस केस को डील कर रहे हैं वो ये वाला केस है जिसमें दो इक्वल पॉइंट लोड्स हैं। दो इक्वल पॉइंट लोड्स हैं, ठीक है, और ये सिमिलर डिस्टेंस ए पे मीन सिमेट्रिकल पोजीशंस पे प्लेस्ड हैं। इस केस में जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो इस तरह से होगी आपके पास। तो अब हमारे पास जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए की बेंडिंग मोमेंट जो है वो ये वाली वैल्यू होगी, और ये पॉइंट सी की वैल्यू है, और ये इसके दरमियान में सेंटर पे एम बी की वैल्यू है और मैक्स की वैल्यू भी। ये सारी टोटल किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट है तो एम मैक्स की वैल्यू यहाँ से हम लेंगे।
इसमें एम एक्स की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है, ये फार्मूला गिवन है, रिएक्शंस भी गिवन है, एम एक्स की वैल्यूज कैलकुलेट किस तरह से करनी है वो भी गिवन है, किसी भी डिस्टेंस के ऊपर एक्स की एम एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो भी गिवन है, डिफ्लेक्शन की वैल्यूज डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो है वो गिवन है। तो यहाँ से आप जो है डायरेक्टली फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम डायग्राम को देखें तो ये दो पॉइंट्स जो कि यहाँ पे हमारे केस में ये ए और सी पॉइंट्स के दरमियान जो बेंडिंग मोमेंट है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट है। इसका मतलब ये है कि एम ए, एम बी, एम सी और एम एक्स चारों वैल्यूज सेम है, ठीक है। तो चारों वैल्यूज जब सेम होंगी तो हमारे पास सी बी की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 आएगी। तो इस केस में आपको सी बी की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से आप देख सकते हैं कि ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट, बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट और सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट और जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है सारी वैल्यूज सेम है। तो इसका मतलब ये है कि सी बी की वैल्यू जो है वो 1 होगी। सी बी मैंने आपको बताया था कि ये जो वेरिएशन है बेंडिंग मोमेंट की उसको काउंट फॉर करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर वेरिएशन नहीं आ रही, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, जिस तरह यहाँ पे ए से सी के दरमियान बेंडिंग मोमेंट जो है वो कांस्टेंट है, तो इस केस में सी बी की वैल्यू जो है वो 1 होगी। अगर हम वेट को इंक्लूड कर लेते हैं तो उस केस में बेंडिंग मोमेंट थोड़ी सी वेरिएशन आएगी, क्योंकि फिर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होती है वो वेरिएबल होती है, उसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे होती है। लेकिन इस चूंकि वेट जो वो उसकी वैल्यू कंपेयर टू दीज लोड वो बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, उससे थोड़ा सा इफेक्ट आएगा। जो तो हम जो है वो इन सी बी को अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल ले सकते हैं। जब बीम का वेट इग्नोर कर देंगे तो उसमें हमारे पास जो एम यू की वैल्यू है वो सिर्फ इन पॉइंट लोड्स की वजह से होगी, ठीक है। जी लुकमान। जी लुकमान, क्वेश्चन पूछें, आपका कोई क्वेश्चन है? सर वो गलती से हो गया था, सॉरी सर। कि एम यू कैलकुलेट करेंगे, एम यू जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है फैक्टर लोड्स को यूज़ करेंगे। ये 1.6 को हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसका मतलब ये हम फैक्टर कर रहे हैं क्योंकि लाइव लोड है 20 जो लाइव लोड है, तो इसको हम 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो फार्मूला है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वो आपके पास है एम एक्स का पी मल्टीप्लाई बाई ए, लोड मल्टीप्लाई बाई उस लोड का डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट। पी ए जो है वो हमारे केस में पी जो है वो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 20 है, 20 मल्टीप्लाई बाई 1.6 को फैक्टर करने के लिए, और जो स्मॉल ए की वैल्यू है वो 6 फीट है। तो इस तरह से आप जो है एम यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारे पास 192 फीट क्यूब्स है। ओके, जो एल बी की वैल्यू है वो 24 फीट है, क्योंकि जो लेटरल स्पोर्ट्स हैं वो एंड्स पे प्रोवाइडेड हैं। इन दोनों लेटरल स्पोर्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है जो अनब्रेस्ड लेंथ है वो 24 फीट है। अब हमने क्या करना है, हमने चार्ट्स ओपन करने हैं, बीम डिज़ाइन चार्ट्स। उसमें हमने हमारे पास दो वैल्यूज हैं, उसके साथ हमने चार्ट्स में एंटर होना है 24 फीट एल बी की वैल्यू जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगी, और 192 फीट की जो एम यू की वैल्यू है जो कि रिक्वायर्ड मोमेंट की वैल्यू है, ये हम वर्टिकल एक्सिस पे देखेंगे। तो हम जो है वो यहाँ पे बीम डिज़ाइन चार्ट्स हम ओपन करते हैं। ये बीम डिज़ाइन चार्ट्स हैं टेबल 3.10 मैनुअल के अंदर जो है वो, इसमें ये आपके पास जो मोमेंट कैपेसिटी वर्सेस अनब्रेस्ड लेंथ गिवन है, वो वर्टिकल एक्सिस के ऊपर मोमेंट कैपेसिटी की वैल्यूज हैं। दो वैल्यूज हैं, एस टी की केस में एम एन और ओमेगा बी की वैल्यू गिवन है, और एल आर एफ डी की केस में 5 बी एम एन की वैल्यू गिवन है। और ये ग्राफ जो है वो एफ वाई 50 की एस आई और सी बी की वैल्यू 1 अज्यूम करते हुए जो है वो बनाए गए हैं। तो इसमें डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस के जो कैपेसिटी चार्ट्स हैं वो गिवन है। ये इनिशियली ये हॉरिजॉन्टल लाइन से स्टार्ट होते हैं, और जब एल बी की वैल्यू एल पी के इक्वल हो जाती है तो उसके बाद फिर ये लीनियरली डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर एम यू की वैल्यू और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर एल बी की वैल्यू जो है वो हमने देखनी है।
अब यहाँ पे अगर हम देखें हमारी जो रिक्वायर्ड मोमेंट कैपेसिटी है वो 192 फीट की पे है। तो हम 192 के राउंड अबाउट जो वैल्यू आएगी जहाँ पे वहाँ तक हम मूव करते हैं। ये कैपेसिटीज अभी ज़्यादा हैं। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएंगी। हम उस वक्त तक इस ग्राफ में नीचे की तरफ मूव करते हैं जब तक 192 के अराउंड अबाउट हमें वैल्यू मिल जाए। हम ये डिफरेंट जो आपके पास जो वो सेक्शंस की जो कर्व्स हैं वो गिवन है। इसमें डॉटेड भी नज़र आ रही हैं, कुछ आपको बोल्ड लाइन के साथ जो वो नज़र आ रही हैं। इसमें जो बोल्ड लाइन के साथ नज़र आ रही हैं वो जो है वो आपकी लाइटेस्ट पॉसिबल जो सेक्शंस हैं वो गिवन है। तो ये LRFD वाला जो कॉलम है इसमें हमने देखना है 192। ओके ये 192 फीट की है हमारे पास। अनब्रेस लेंथ जो है वो हमारे पास 24 फीट है। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यहाँ तक 18 पे एंड हो जाती है। तो इस ग्राफ के आगे वाला जो पोर्शन है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर गिवन होगा जिसमें अनब्रेस लेंथ जो है वो 18 से स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब है ये हाफ ग्राफ जो है वो एक पेज पे हाफ जो पोर्शन है वो नेक्स्ट पेज पे गिवन होगा। और इसमें अनब्रेस लेंथ जो वो 0.5 फीट के इंक्रीमेंट्स के साथ गिवन है। तो मेरी जो स्मॉल डिवीजन है वो 1.5 फीट के इक्वल है। हमारे पास जो कैपेसिटी है जो अनब्रेस्ड लेंथ है वो 24 फीट है। ठीक है। और जो रिक्वायर्ड कैपेसिटी है वो 192 फीट की है। हम 24 से जो है वो अपवर्ड मूव करते हैं। ठीक है। और 192 से हॉरिजॉन्टल। तो इन दोनों लाइंस के क्रॉस जहाँ पे जिस पॉइंट पे क्रॉस करेंगी उस पॉइंट से आपने या तो हॉरिजॉन्टली मूव करें या वर्टिकली मूव करें। जो पहली कर्व आपको मिलेगी वो आपका अवेलेबल सेक्शन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मूव करते हैं तो सबसे पहली जो आपको कर्व मिलती है वो W10/54 की है। ठीक है। ये W10/54 की है। लेकिन ये डॉटेड लाइन है तो इसका मतलब है ये लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी नहीं है। इससे फर्दर अगर आप मूव करते हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली तो नेक्स्ट जो आपके पास कर्व है वो W12/53 की है जो कि बोल्ड सॉलिड लाइन है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका जो इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो ये आपका लाइटेस्ट पॉसिबल है। इनको अगर आप कंपेरिजन करके भी देख लें तो यहाँ पे W10/54 का जो वेट है वो 54 पाउंड्स पर फीट है। और W12/53 का जो वेट है वो 53 पाउंड्स पर फीट है। तो ये आप जो दोनों यूज़ कर सकते हैं। इनमें से जो लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी है वो W12/53 की है। तो इस तरह से आप जो है वो एक चेक कर सकते हैं। तो ये W12/53 हम जो है वो इस तरह से यहाँ से इस चार्ट से जो है वो सेट कर लेंगे। इसकी जो कैपेसिटी है 5 EMN जो कि 24 अनबेस्ड लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग है वो अगर आपने रीड करनी है तो इसी आप वर्टिकली मूव करें 24 से। ठीक है। 24 LB की 20 वैल्यू से हम जब वर्टिकली अपवर्ड मूव करते हैं जहाँ पे ये लाइन क्रॉस करेगी इस कर्व को उस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल जो है वो हम जाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट के ऊपर जो है वो तो वर्टिकल एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी वो आप रीड कर लेंगे, वो आपकी एक कैपेसिटी की वैल्यू होगी इस बीम की उस अनब्रेस्ड लेंथ के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो वो ये 1 फीट के इंक्रीमेंट्स के साथ गिवन है, इसका मतलब ये 204 305 1 फीट सॉरी 5 की जो वैल्यूज हैं 1.5 फीट के इंटरवल से हैं। इसका मतलब है ये वैल्यू 204 है, तो नेक्स्ट वो 205.5 और 207 और उसके बाद 208 से थोड़ी सी कम है। तो इस तरह से आप जब यहाँ से कैपेसिटी ले लेंगे, ये 209 फीट की जब इसने बुक वाले ने रीड की हुई है 209। तो यहाँ से इस तरह से आप जो है कैपेसिटी ले लेंगे। सेक्शन सेलेक्ट कर लिया आपने पहले इस पॉइंट की कॉरस्पॉन्डिंग, और उसके बाद इस पॉइंट जो सेक्शन सेलेक्ट किया है उसकी जो एक्चुअल कैपेसिटी है इस एन बेस लेंथ की कॉरस्पॉन्डिंग वो आप इन चार्ट से ले लेंगे। इस तरह से आप जो है वो अब इसको कंपेयर कर लेंगे जो एम यू की वैल्यू उसके साथ जो कि ज़्यादा है, तो मीन्स ये ओके है कि चार्ट्स यूज़ करने की समझ लगी है सबको। अगर किसी को कोई इशू है तो अभी से पूछ लें, हम दोबारा से इसको देख लेते हैं। कोई क्वेश्चन है इन चार्ट्स को कैसे यूज़ करना है आपने तो। सर सर जैसे अब आपने हमें बताया कि हम या वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टली मूव करें तो हमारे पास ये जो वैल्यू है 424 ये चेंज नहीं हो जाएगी? नहीं, वो तो कैपेसिटी तो इंक्रीज होगी ना। आपकी जो वर्टिकली मूव करते हैं तो कैपेसिटी चेंज हो जाती है। आपको एक ऐसा सेक्शन चाहिए जो कि इस एनब्रेस लेंथ के अनब्रेस लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग आपको इतनी कैपेसिटी दे। अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, आपके पास ये कर्व आ गया। अब इसका मतलब है कि ये आप अगर चूज कर लेते हैं, ठीक है, तो इसकी जो जी सर। कैपेसिटी 24 के करस्पॉन्डिंग वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि इससे ज़्यादा ही है। ठीक है, जो जी पॉइंट सर। आपके पास आएगा इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से उससे अबव या राइट साइड पे जितनी कर्व्स हैं वो आप चूज कर सकते हैं। आप चाहे राइट साइड पे चले जाएं, क्योंकि राइट साइड पे जो अनब्रेस लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। तो अनब्रेस लेंथ जब इंक्रीज हो रही है इसका मतलब है कि आपकी जो अनब्रेस लेंथ है उससे करस्पॉन्डिंग जो कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा ही होगी जो रिक्वायर्ड से। इसी तरह अगर आप ऊपर वर्टिकली अपवर्ड जाते हैं फिर तो डायरेक्टली कैपेसिटी ही इंक्रीज हो रही है। तो आप जो भी सेक्शन सेलेक्ट करेंगे उसकी कैपेसिटी रिक्वायर्ड से ज़्यादा ही होगी। तो आप चाहे वर्टिकली अपवर्ड मूव ओके करें सर। या राइट मूव करें, जो भी आप पर आपको मिलेगी वो क्रॉस सेक्शन की कैपेसिटी जो है वो रिक्वायर्ड से ज़्यादा ही होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हम वर्टिकली यहाँ पे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, यहाँ तक आए हम, हमारे पास जो जो कर्व है वो 12/53 की है। इसकी कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 27 के करीब जो है वो हमारी रिक्वायर्ड कैपेसिटी के इक्वल है। लेकिन जो अगर अनब्रेस्ड लेंथ कम है, जिस तरह हमारे केस में अनब्रेस्ड लेंथ कम है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कैपेसिटी है वो उससे ज़्यादा ही, रिक्वायर्ड कैपेसिटी से ज़्यादा ही है। ठीक है, तो इस तरह से वो भी कर्व आपको अपर साइड में मिलेगी या राइट साइड पे मिलेगी, वो दोनों ही जो है वो सूटेबल होंगी यूज़ के लिए। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। क्वेश्चन हो इन चार्ट से रिलेटेड तो पूछ लें। अभी हमने सी बी की वैल्यू 1 एज्यूम की है, एक्चुअली भी 1 थी। अगर डिफरेंट होगी, सी बी की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, फिर हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ इन चार्ट्स को यूज़ करेंगे। वो हम नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर जब देखेंगे कि अगर सी बी की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो फिर आपने किस तरह से इन चार्ट्स को यूज़ करना है। तो इस एग्जाम्पल सर सर आपने पहले ऊपर हमें कहा था एफ वाई अगर हम 50 होता है, अगर हमारे पास 30 हो इसी एग्जांपल में, तो हम फिर क्या करेंगे? अगर आपके पास एफ वाई डिफरेंट वैल्यू है
तो आप जो है वो जो प्रोसीजर हमने यूज़ किया है पहले, उससे आप जो है वो डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन चार्ट जो हैं वो सिर्फ उन सेक्शंस के लिए अवेलेबल हैं, उन कंडीशंस के लिए अवेलेबल हैं जो मोस्टली फील्ड में यूज़ की जाती हैं। ठीक है, 50 की एसआई और डब्ल्यू शेप्स ये मोस्टली जो है वो यूज़ की जाती हैं बीन्स फील्ड के अंदर। तो उनके लिए जो है वो ये मोमेंट चार्ट जो है वो गिवन है, या FY30 की एसआई की कॉरस्पॉन्डिंग सी और MC शेप्स के लिए चार्ट गिवन है इसी तरह। इसके अलावा अगर कोई और कंडीशन है, डिफरेंट कंडीशन है, वाई की वैल्यूज डिफरेंट है या डिफरेंट शेप्स आपने सेलेक्ट करनी है, उनका प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट है। वो आप जो है वो बाई मैनुअली जो है वो आप उनको डिज़ाइन करेंगे। वो जिस तरह से पहले आपने जो है वो कैपेसिटीज कैलकुलेट करते थे, उसी तरह से कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे, उसमें कैपेसिटीज आपको गिवन नहीं होंगी। ठीक है, इस तरह ओके सर। ZX टेबल जो हैं वो भी डब्ल्यू शेप्स के लिए गिवन है। आपने कोई और शेप यूज़ करनी है तो फिर आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जो आज से पहले तक हम जो लेक्चर्स पढ़ते रहे हैं उसमें हमने जनरल किसी भी सेक्शन के लिए कैपेसिटी किस तरह से कैलकुलेट करनी है वो सारे हमने फार्मूला स्टडी किए हैं। तो फिर आपको डायरेक्ट फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे। इन चार्ट्स के अंदर वही फार्मूलाज को यूज़ करते हुए डब्ल्यू शेप्स के लिए चार्ट्स बना दिए गए हैं। तो अगर तो आपने डब्ल्यू शेप्स ही सेलेक्ट करनी है तो आप ये चार्ट यूज़ करेंगे, और मोस्टली जो है वो हम डब्ल्यू शेप से यूज़ करते हैं बीम के लिए। तो आपको जो है वो मोस्ट जो प्रोबेबिलिटी है वो यही है कि आपको ये चार्ट ही यूज़ करना पड़ेंगे। अनयूजुअल केसेस के लिए तो फिर आप डिफरेंट मेथड्स हैं जो हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं वो डायरेक्टली आपको यूज़ करनी है। तो इस तरह से आप जो है वो ये चार्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, MU अब हमारे पास, अब हमने सेक्शन सेलेक्ट कर लिया है W12/53। अब जो हम इसका सेल्फ वेट जो है वो बीम वेट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। हम बेंडिंग मोमेंट के जो MU हमने वैल्यू प्रीवियसली 192 कैलकुलेट की थी, उसके अंदर जो बीम वेट की वजह से जो बेंडिंग है मोमेंट है उसकी वैल्यू ऐड कर देते हैं। अब बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हम किस तरह से ऐड करेंगे, WL² से हम कैलकुलेट करेंगे और उसको 192 के अंदर ऐड करते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। जो सेल वेट होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए वो WL² होती है। इसमें W जो है वो 0.053 किप पर फिट है और जो स्पैन है वो 24 फीट है, और लोड को हमने फैक्टर करने के लिए 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये 1/2 WU L²/8 ये आप जो है वो ऐड कर दिया जो लाइव लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट इसके अंदर। इसमें आपने जो है वो ये देखना है कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम अगर दोनों लोड्स की वजह से एक ही पॉइंट पे आ रही हैं तो आप इनको न्यूमेरिकली ऐड कर सकते हैं। जिस तरह ये 192 जो बेंडिंग मोमेंट है ये भी मैक्सिमम उसी पॉइंट के ऊपर है जहाँ पे ये वाली बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। तो एक ही पॉइंट की बेंडिंग मोमेंट को आप ऐड कर सकते हैं, दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो बेंडिंग मोमेंट्स है उनको आप जो ऐड नहीं कर सकते। इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो अब जो बीम वेट को इंक्लूड करने के बाद हमारे पास जो बेंडिंग मोमेंट है वो 197 फीट कीप है, जो कि जो एक्चुअल कैपेसिटी है सेक्शन की जो कि 209 फीट कीप्स है उससे कम है। तो इसका मतलब है कि ये ओके है सेक्शन। उसके बाद हम शेयर चेक अप्लाई करेंगे, शेयर कैलकुलेट करेंगे WU उसमें शेयर ड्यू टू लाइव लोड सुपर इम्पोज लोड जो 20 के जो लोड है उनकी वजह से जो शेयर है वो 1.2 मल्टीप्लाई बाई 20 है, और जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की वजह से जो शेयर है वो WL/2 है। ये फार्मूला आपको यहाँ से भी मिल जाएगा जो अभी हमने टेबल पढ़े हैं शेयर मोमेंट और डिफ्लेक्शन के। यहाँ से आपका शेयर की वैल्यू जो सेल वेट है उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के तौर पे डील करेंगे। उस वहाँ पे आपके पास जो शेयर है मैक्सिमम शेयर वो WL/2 के इक्वल होगा, और जो आपके पास जो पॉइंट लोड्स हैं उनकी वजह से जो शेयर है जो V है जो मैक्सिमम शेयर है वो P के इक्वल होगा। तो इनको फैक्टर करके P और WL/2 ये दोनों ऐड कर देंगे। तो ये P है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 20 ये P है, और ये WL/2 है। ये टोटल हमारे पास जो है वो VU की वैल्यू आ गई
कि ये यूनिट्स हैं वो यहाँ पे गलत लिखी गई हैं। ये शेयर जो है वो चिप्स के यूनिट्स में है। जेड टेबल में से आप जो वो 5VBN की वैल्यू रीड कर लेंगे। सेक्शन आपने जो सिलेक्ट किया W12/53, आप जेड टेबल के अंदर जाएंगे, W12/53 सेक्शन जो वो सर्च करेंगे। ये W12/53 है। इसमें जो लास्ट कॉलम है वो 5 वो शेयर स्ट्रेंथ के वैल्यूज गिवन है। LRFD के केस में 5VN की वैल्यूज हैं और ASD के केस में VN ओवर ओमेगा V की वैल्यूज गिवन है। तो ASD के केस में ये 125 पिप्स जो है वो इस सेक्शन की शेयर कैपेसिटी है। तो ये शेयर कैपेसिटी शेयर स्ट्रेंथ जो हम यहाँ से ले लेंगे 125 पिप्स, इसको कंपेयर कर लेंगे VU के साथ। अगर ये VU से ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारा सेक्शन जो है शेयर में ओके है। उसके बाद डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम परमिसिबल लाइव लोड डिफ्लेक्शन जो है वो 240 है। एल की वैल्यू पुट करके न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन की। उसके बाद टेबल 2.23 से जो है हम मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन है उसका फार्मूला पिक करेंगे, शेयर मोमेंट्स एंड डिफ्लेक्शन। और हमारे पास जो केस है डेड लोड की वजह से हम नहीं कैलकुलेट कर रहे, जो डिफ्लेक्शन है वो मैंने आपको पहले बताया कि उसको हम कैम्बर से जो है वो कंपनसेट कर लेंगे। तो हम सिर्फ लाइव लोड डिफ्लेक्शन जो कि पॉइंट लोड्स हैं उनकी वजह से डिफ्लेक्शन है वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये केस है, इसकी वजह से जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है सेंटर के ऊपर वो आपके पास जो है वो ये फार्मूला गिवन है। और अगर ए जो है वो L/3 के इक्वल है मीन्स क्वार्टर पॉइंट्स के ऊपर जो लोड प्लेस्ड हैं तो डेल्टा मैक्स का फार्मूला ये होगा। तो अब हमारे पास चूँकि जो ए की वैल्यू